हमारे राजस्थान में सबसे पहले बात होगी हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में आए अंदरूनी संकट की। फिर बात होगी मरुधरा में ब्लैक फंगस के कहर की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे महामारी घोषित कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आखिर में दिखाएंगे मरुधरा में ताउते तूफान की तबाही के निशान की। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चक्रवात ताउते के कारण स्थिति और इससे हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए गुजरात और दीव का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया। ताउते तूफान के कारण मुंबई के समुद्र में फंसे 4 जहाजों पर सवार 713 लोगों में से 620 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। इनमें से ओएनजीसी का एक बार्ज P305 डूब गया, जिस पर सवार 75 लोग अभी भी लापता हैं। मरुधरा में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दिया गया। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है। ब्लैक फंगस कोविड-19 के साइड इफेक्ट के रूप में सामने आया है। मरुधरा में 1000 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट का चयन होगा, जिसके तहत कोविड कंसल्टेंट सेंटर और घर घर सर्वे की सेवाएं ली जाएगी। कंसल्टेंट के चयन के लिए ही जारी आदेश कर दिए गए। सिंगापुर वेरिएंट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट से अब बवाल बढ़ता जा रहा है। सिंगापुर वेरिएंट वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़के सिंगापुर ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बयान को खारिज किया, बल्कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर सख्त आपत्ति भी जताई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का डीएनए किसान विरोधी है और मोदी सरकार 62 करोड़ किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता में चल रहा था। वे 56 साल के थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान के धरियावत के बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का भी निधन हो गया। इलाज के दौरान उदयपुर के एमबी अस्पताल में उनकी मौत हुई। बीसीसीआई ने आने वाले क्रिकेट सीजन और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 2020 वर्ल्ड कप को लेकर स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग 29 मई को वर्चुअली होगी। बोर्ड सचिव जय शाह ने इसके लिए सभी स्टेट एसोसिएशन को नोटिस भी भेजा है। कोरोना की वजह से आईपीएल सस्पेंड होने के बाद से भारत पर 2020 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर तलवार लटक रही है। आईसीसी ने बैकअप के तौर पर यूएई को भी ऑप्शन में रखा है। ताउते तूफान ने मरुधरा में तबाही मचाई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस तबाही की 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान कितना खतरनाक साबित हुआ है। इन 3 तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताउते भले ही अब दम तोड़ रहा है, लेकिन दम तोड़ते हुए इसने जाते जाते बहुत नुकसान पहुंचाया है। खुद जयपुर में कल रात से लगातार अब तक बारिश हो रही है और कच्चे मकान टूट गए। अजमेर के तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे सड़कें लबालब हैं और कई जगह सड़कें धंस भी गई हैं। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात से निकलकर मंगलवार की रात राजस्थान में प्रवेश कर चुका है। ताउते का असर प्रदेश के करीब करीब सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कई जगह तेज हवाएं तो चली ही चली, साथ ही इसके असर से सभी जिलों में झमाझम बारिश भी देखने को मिली। तेज हवा और बारिश की वजह से प्रदेश का मौसम खुशगवार तो हो गया है, लेकिन बारिश की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। साथ ही कई जगह नदी नालों में उफान के साथ सड़कों और गलियों में जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिली है। ताउते की वजह से राजधानी जयपुर के साथ साथ टोंक, करौली, बूंदी, कोटा, सीकर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बारां, दौसा, अलवर, पाली और प्रतापगढ़ में बारिश का असर देखने को मिला है।
प्रदेश में भले इसकी रफ्तार अभी धीमी पड़ने लगी है, लेकिन ये कई जिलों में भारी तबाही मचा रहा है और कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई और इलाकों में गलियों में पानी भर गया। चक्रवात के चलते राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के बाद ये बरसात हुई। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, मकान गिर गए। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ताउते तूफान के तांडव की 6 जिलों की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। कई जिलों में प्रशासन ने बिजली गुल होने की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में जनरेटर और ऑक्सीजन का बैकअप तैयार कर लिया है। उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा और बारां। ताउते तूफान ने 2 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। चक्रवाती तूफान ताउते ने उदयपुर और डूंगरपुर में अपना असर सबसे ज्यादा दिखाया है। तूफान के कारण गलियां नदियां बन गई, सब कुछ बहता चला गया। कहीं घरों की छत उड़ी तो कहीं इमारतें गिरी। हालांकि अभी भी तूफान का असर खत्म नहीं हुआ। मौसम विभाग ने अभी भी राज्य को अलर्ट मोड पर रखने की बात कही है। और ये खबर दौसा से है, जहां ठेकड़ा गांव में बदमाशों ने घर पर सो रहे युवक पर फायरिंग कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, वहीं 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 5 किलोमीटर बाद तो ये दौसा की घटना है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। पुलिस के ऊपर सामने से गोलियां चलाई गई और घर में सो रहे युवक पर यह हमला हुआ। बदमाशों का तांडव। 2 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। गाड़ियों पर गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्य के 5 जिला कलेक्टर के साथ वीसी के जरिए सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की वीसी में बीकानेर, पाली, उदयपुर, कोटा और गंगानगर के कलेक्टर शामिल होंगे। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार राज्य के स्वास्थ्य सचिव कोरोना प्रधानमंत्री मोदी जिला कलेक्टरों से कोरोना की रोकथाम के उपायों की जानकारी लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। कोरोना काल में चिकित्सा विभाग के कुछ लालची और घूसखोर कर्मचारी आपदा में अवसर बनाने में लगे। खबर जोधपुर से, जहां मथुरा दास माथुर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी ने मिलीभगत कर 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन ऊंची कीमत पर बेच डाले। फर्जी मरीजों का डेटा भरकर 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवाए गए और फिर उन्हें बाजार में ऊंचे दामों में बेचा गया। जब इस मामले की खबर अस्पताल प्रशासन को लगी तो उनके होश उड़ गए। आनंद फानन में मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। सूचना मिली कि कुछ फेक एडमिशन बना के रेमडेसिविर की कुछ कालाबाजारी हुई है। उसी संदर्भ में इनिशियल स्टेट में मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट और जो नोडल ऑफिसर है डीडीसी की, उनकी संयुक्त में एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने एक इनिशियल जांच की और उन्होंने कहा कि ये विस्तृत जांच की आवश्यकता। इनिशियल रिपोर्ट में जिस नर्सिंग कर्मचारी का नाम आया था, हमने उसको रिलीव करके कॉलेज भेज दिया है और एक जो और भी नाम था उनको भी हम वहाँ से हटा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जोधपुर संवाददाता ललित सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ललित, एक तरफ जहां मरीजों को इस कोविड काल के अंदर जहां सांसें उखड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन इतना जरूरी इंजेक्शन इस समय बन गया है और ऐसे में ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। इनको जरा कानून का खौफ नहीं, सिस्टम का खौफ नहीं और वो उखड़ती हुई सांसें भी लोगों को नजर नहीं आ रही जिनको इस इंजेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ललित, बिल्कुल अक्षय, इसी अस्पताल में रोजाना 25 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होती है और उसी विंग में इस तरह का पूरा गड़बड़ सामने आता है तो सबसे शर्मसार करने वाली घटना है। बहरहाल इस पूरे मामले पे अस्पताल ने पहले कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के आधार पर सिर्फ उसका अस्पताल से मेडिकल कॉलेज एपीयू कर दिया गया, लेकिन ऐसे में
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए बकायदा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, जीवन रक्षक इंजेक्शन कहा जाता है इस बीमारी के अंदर, और ऐसे में उसी के 50 इंजेक्शन बेचना अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ा घपला है। हाँ बिल्कुल ललित, अब कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी ने शुरुआती जानकारी क्या कुछ जुटाई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, शुरुआती पहले 2 लोगों पर आरोप लगे थे, एक नर्सिंग कर्मी मेल था, एक नर्सिंग कर्मी फीमेल थी। अब बहरहाल पहली रिपोर्ट में जो मेल नर्सिंग कर्मी है उसको उन्होंने दोषी माना था और उसी के बाद उसको एपीओ करके मेडिकल कॉलेज उसको रेफर कर दिया गया। लेकिन जो महिला नर्सिंग कर्मी है उस तक कोई दस्तावेज अब तक बरामद नहीं हुए हैं। इसी को लेकर एक हाई लेवल की कमेटी बनी है जिसमें डॉक्टर मेडिसिन के एचओडी हैं, उनको बनाया गया है अध्यक्ष, और वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी ललित, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को फंगल इन्फेक्शन का डर सताने लगा है। कोटा में ऐसे मरीज भारी तादाद में अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस दौरान ऐसे लोग भी अपनी आंखें चेक करवाने जिनको कोई फंगल इन्फेक्शन के लक्षण भी नहीं है। कोटा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस को लेकर 20 बेड के नए वार्ड की शुरुआत कर दी गई। चौंकाने वाली बात है, पहली तो यह है कि एक लोगों के अंदर एक ऐसा डर बन गया है कि जिस किसी को भी, जैसे कि ये जो अभी मैं जिनको देख रहा था लेडी को, तो उनको सितंबर में कोरोना हुआ था, लेकिन उनको भी इस बात का इतना खौफ है कि वो आज ये 7 या 8 महीने के बाद में ब्लैक फंगस के बारे में अपने डाउट क्लियर करने के लिए आई हैं। कोरोना संकट के बीच अनुशासन से जंग जीतने वालों की कोई कमी नहीं। ऐसी ही एक कहानी है प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी की मंजू देवी की। मंजू देवी ने कोरोना संक्रमित होने और ऑक्सीजन लेवल 30% पर पहुंच जाने के बाद भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और डॉक्टरों की मेहनत से कोरोना महामारी को मात देकर घर लौट आई। उदयपुर में भी डॉक्टरों ने मरीज की हालत को देखते हुए उन्हें लौटा दिया था। इसके बाद भी मरीज के परिजन और मरीज ने हिम्मत नहीं हारी और छोटी सादड़ी अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने इसे एक चैलेंज के रूप में लेते हुए मरीज का उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के साथ अस्पताल में सेवाएं दे रहे समाजसेवी भी इस कार्य में आगे आए और मरीज के साथ परिजनों का हौसला भी बढ़ाया। डॉक्टरों के प्रयासों से 10 दिनों में वो वापस सामान्य अवस्था में आ गई। टीम और हमारी संस्था ने, सारे स्टाफ ने पूरी हेल्प की और इसमें मंजू भाई देवी ने खुद ने अपना आत्मविश्वास इतना जगाया कि खुद पर 40% से 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने 60% हो गया। मजबूत बनाए रखे। उनके साथ जो भी अटेंडर आते हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंट का जितना आप आत्मबल मजबूत करोगे जितना ही पेशेंट जल्दी स्वस्थ होगा। राजसमंद जिले में नाथद्वारा नगर पालिका प्रशासन लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवारों को खाना उपलब्ध करवा रहा है। 2 वक्त का खाना इंदिरा रसोई में तैयार कर घर घर पहुंचाया जा रहा है। पालिका सहायक योगेश शर्मा ने बताया कि स्थानीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी के निर्देशानुसार करीब 450 टिफिन का हर रोज वितरण किया जा रहा है। सर, राजस्थान सरकार द्वारा 10 मई से 24 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू है। पखवाड़े के दौरान क्योंकि सारे व्यवसाय बंद हैं तो गरीब तबके के और जरूरतमंद लोग जिन्हें भोजन की आवश्यकता है उसके लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका नाथद्वारा तथा इंदिरा रसोई के सहयोग से हम 450 टिप्पण प्रति दिन के हिसाब से लोगों को वितरित कर रहे हैं। अब तक नगर पालिका द्वारा 2800 से अधिक टिप्पण वितरित किए जा चुके हैं। जो पालिका द्वारा कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए जो कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टरों के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। न्यूज 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें।
हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। कोरोना संकट के बीच सीएम गहलोत ने फिर लोगों से मास्क और दूरी को लेकर अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना का हराना हम सब की जिम्मेदारी है। इसके लिए हम मास्क पहनेंगे और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। सबकी साझेदारी से ही कोरोना को रोका जा सकता है। यूनिसेफ की वेबसाइट पर जाएं और आज ही प्रतिज्ञा लें कि मैं मास्क पहनूंगा और कोरोना को फैलने से रोकूंगा। आज ही मेरा मास्क मेरी पहचान का संकल्प लें। और प्रदेश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। खासकर सरहदी जिले में बाड़मेर में यह संकट साफ दिख रहा है। पहले कांग्रेस के एक विधायक ने असंतोष जताते हुए इस्तीफा दिया, तो वहीं से दूसरे विधायक भी कुछ ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। क्या है बाड़मेर से कांग्रेस की पार्टी का संकट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट के बीच सियासी हलचल तेज। बड़ी दुख की बात है कि कोरोना महामारी और ये भयंकर संकट में अगर किसी हमारे विधायक ने इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा कोई शौक से नहीं देता। बाड़मेर में पार्टी में बढ़ा असंतोष। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर गरमाने के संकेत दे चुकी है। विधायक हेमाराम चौधरी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद एक और कांग्रेस विधायक का भी दर्द छलकता नजर आया। पचपदरा से विधायक मदन प्रजापति भी गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी के पक्ष में आ गए हैं। उन बातों में दम नहीं है क्योंकि वो भावुक है और इन इस्तीफे के पीछे स्वार्थ नहीं है। प्रजापति ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता और बाड़मेर के प्रशासनिक अधिकारी दबाव में काम करते हैं। अगर जिले के आला अधिकारियों से अपन बात करते हैं तो उस बात में वो दबी जुबान से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव है। हमने पहले भी कहा कि अधिकारी दबाव में निर्णय लेने की बजाय स्वतंत्र निर्णय ले जो जायज है, क्योंकि सातों विधानसभा है, सातों को जनता ने भरोसा करके विधानसभा में जीता के भेजा है। माना जाता है कि गुड़ामालानी से विधायक हेमाराम चौधरी ने भी अपने इलाके के लोगों का काम न करवा पाने की असमर्थता जताते हुए इस्तीफा दिया है। मदन प्रजापति भी जिले से आने वाले एक मंत्री पर आरोप लगाते हैं। हम भी मानते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मंत्री का पावर बड़ा होता है, उनमें ज्यादा ताकत होती है, लेकिन ये मतलब नहीं हुआ कि बाकी का हक छीन कर अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाए। आपको बता दें कि पिछली सरकार में बाड़मेर से पहले हेमाराम चौधरी ही मंत्री थे, लेकिन इस सरकार में उनकी जगह हरीश चौधरी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। हेमाराम तभी से पार्टी से नाराज बताए जाते हैं। हेमाराम ने 2019 में भी एक बार इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन इस बार उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया। प्रेमदान दे था, न्यूज 18 राजस्थान, बाड़मेर। कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। हेमाराम चौधरी के बाद अब कांग्रेस के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, इसमें तो कोई दुराई नहीं, अफसरशाही तो हावी है ही। जहां पे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ज्यादातर लोगों की भागीदारी इसके अंदर होनी चाहिए। जब भागीदारी कम लोगों की है तो अफसरशाही हावी होगी। कई मंत्रालय अभी बिना मंत्रियों के चल रहे हैं, तो जहां मंत्री नहीं होंगे अफसरशाही हावी होगी और हो भी रही है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्रीकरण करा जाए, जिससे ज्यादातर लोगों को मौका मिले। जितने ज्यादा लोग होंगे सत्ता के भागीदार होंगे तो कार्यकर्ताओं को जितने ज्यादा काम भी होंगे। तो ये आज सारी चीजें हो रही हैं। आज ऐसा नहीं काम नहीं हो रहे हैं, जो जरूरी काम है हो भी रहे हैं। क्या राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई इन दिनों में? क्या कोविड काल के दौरान एक भी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई? क्या राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं?
धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन नियुक्तियां हुई हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कोविड की वजह से रोक दी गई? प्रतापगढ़ जिले के धरियावद से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का आज कोरोना के चलते निधन हो गया। उदयपुर के एमबी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आइए एक नजर डालते हैं गौतम मीणा के राजनीतिक सफर पर। धरियावद से गौतम लाल मीणा तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे। वो साल 2003 में पहली बार विधायक चुने गए। वसुंधरा राजे तब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद 2013-2018 का विधानसभा चुनाव भी जीता। गौतम लाल मीणा का जन्म 22 जुलाई 1965 को हुआ था। खेतीबाड़ी करके अपना काम चलाने वाले गौतम लाल मीणा जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते थे। मीणा वसुंधरा राजे के काफी करीबी माने जाते थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे। गौतम लाल मीणा छात्र समय से ही राजनीति में सक्रिय थे। धरियावद के विधायक गौतम लाल जी मीणा कोरोना से उदयपुर में एमबी अस्पताल में उसकी मृत्यु होने से हमारे यहाँ की जनता और हमारे को बहुत दुख हो रहा है कि हमारे ऐसे विधायक हमारे को वापस नहीं मिलेंगे और विकास में वो हमारे यहाँ का बहुत सारा विकास करवाया। सभी कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। गौतम लाल जी सरल स्वभाव के विधायक थे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी कार्यकर्ता का समान रूप से कार्य करते थे। आज उनकी क्षति बहुत ही अपूरणीय है। आज हमारे क्षेत्र के आदरणीय विधायक महोदय गौतम लाल जी मीणा का कोरोना संक्रमण से आज उदयपुर में उनका देहावसान हो गया है, जिससे हमारे क्षेत्र में बहुत ही आघात पहुंचा है, हमारे विधानसभा में बहुत आघात पहुंचा है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही आघात और बहुत ही दुख पैदा हुआ और हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर शोक की लहर। प्रदेश में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई करने वाले लोकायुक्त पद पर पीके लोहारा की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन लोकायुक्त दफ्तर में शिकायतों पर गौर करने वाला कोई नहीं, क्योंकि लोकायुक्त का पूरा दफ्तर ही खाली पड़ा है। लोकायुक्त के पास प्रदेश भर के भ्रष्टाचार के करीब 8,500 मामले लंबित थे। नए लोकायुक्त के आने के बाद 2 महीने में महज 1 सचिव की नियुक्ति हुई है। यहाँ रोजाना 15 से 20 शिकायतें आती है, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते फाइल आगे नहीं बढ़ पाती। लोकायुक्त पीके लोहारा ने उम्मीद जताई है कि खाली पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। जिम्मेदारी को निभाएंगे और जो संभव होगा वो प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब किसी को दायित्व दिया जाता है तो उसको निभाने की भी उसको चेष्टा करनी चाहिए और वही मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि अधिनियम के तहत जो मेरे को अधिकार मेरे में निहित हैं उनको मैं जो है उनका। लोकायुक्त दफ्तर में उप लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। वहीं 1 सचिव, 1 अनुभाग अधिकारी, 3 सहायक अनुभाग अधिकारी, 1 यूडीसी, 7 स्टेनोग्राफर, 1 कनिष्ठ लेखाकार और जनसंपर्क अधिकारी के पद समाप्त किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान एक निर्णायक मोड़ पर आया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत आपके लिए देश भर से आत्मनिर्भरता और उससे जुड़ी प्रेरणात्मक कहानियां लेकर आ रहा है। आखिर ऐसी नवीनता और उपलब्धियों से लिपटी हुई कहानियां ही तो हमें एक बेहतर राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती हैं। उन्हीं में से एक कहानी है देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की। इसकी शुरुआत जून 1806 में कलकत्ता बैंक के रूप में हुई थी। 1921 में सभी 3 बैंक को जोड़कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसने 1935 में आरबीआई के संस्थापन तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया और आखिर में भारत की स्वतंत्रता के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया। There's no commercial bank which was actually in existence to support the rural ambitions of the economy. And it is actually at that point of time it was envisaged and a agricultural committee was set up under the All India Rural Credit Survey Committee was set up, and on the recommendations of this committee, this particular State Bank of India came into existence in the year 1955. बड़े निजी बैंकों के प्रसार के बावजूद
SBI अभी भी देश के सबसे बड़े बैंक के रूप में कार्यरत है, जिसमें से 23% मार्केट शेयर एसेट्स के माध्यम से और 25% लोन और डिपॉजिट के अंतर्गत आते हैं। यह दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक भी है और 1920 की दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 221वें स्थान पर है, जो स्वाभिमान भारत की एक जीती जागती मिसाल है।